हेलो एवरीवन, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और आप सभी के एग्ज़ाम भी अच्छे से जा रहे होंगे। आप सभी जानते हैं सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। आज की इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले होम साइंस के पेपर को। बीए सेकेंड ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में होम साइंस का जो पेपर है वो है इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। होम साइंस का ये पेपर है। हम यहाँ पर 100 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इन 100 क्वेश्चन में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पेपर को। स्टार्टिंग पे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है हमारा वो पेज नंबर 3 से स्टार्ट होता है। तो हम पेज नंबर 3 पर पहुँच जाते हैं। पेज नंबर 3 पर आते हैं तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्लॉथ्स आर यूजफुल फॉर, मीन वस्त्र उपयोगी होते हैं। तो वस्त्र इच्छा है तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्लॉथ्स आर यूजफुल फॉर, मीन वस्त्र उपयोगी होते हैं। तो वस्त्र उपयोगी होते हैं सुरक्षा हेतु, मीन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। प्रोटेक्शन, जो कपड़े होते हैं वो सुरक्षा के लिए होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोटीन ऑफ वुल कंटेन, मीन ऊन की प्रोटीन में होता है। ऊन की प्रोटीन में क्या चीज उपस्थित होती है? तो ऊन की प्रोटीन में होता है सल्फर। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कहा है, विच अमंग द फॉलोइंग फाइबर इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट, निम्नलिखित रेशों में से कौन सा ऊष्मा का खराब संवाहक है। निम्नलिखित रेशों में से कौन सा ऊष्मा का सबसे खराब संवाहक है, मीन किसमें सबसे कम ऊष्मा संचरित होती है, प्रवाहित होती है। तो सबसे कम ऊष्मा प्रवाहित होती है वूल में, मीन ऊन में। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कहा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉशिंग मेथड शुड बी यूज टू वॉश सिल्क क्लॉथ, मीन सिल्क के कपड़ों को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से धोना चाहिए। जब सिल्क के कपड़ों को धोया जाता है तो लाइट प्रेशर से, मीन हल्के दबाव के साथ उसको धोना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर कहा है, चाइना इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ, मीन चीन को जन्मदाता माना जाता है। तो चीन को जन्मदाता माना जाता है रेशम का, मीन सिल्क का फादर जो है वो चाइना को कहा जाता है, मीन चाइना में सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कहा है, मोस्ट रिलायबल टेस्ट इन द डिटेक्शन ऑफ फाइबर, मीन रेशों के पहचान परीक्षण में सर्वाधिक विश्वसनीय परीक्षण है। मीन जब रेशों की पहचान की जाती है तो सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा होता है? तो सबसे अधिक विश्वसनीय जो परीक्षण है वो कहलाता है सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, मीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जो है उसको ही सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर कहा है, हाईएस्ट इलास्टिसिटी इज फाउंड इन, मीन सबसे अधिक प्रत्यास्थता किस में पाई जाती है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है ऊन के रेशों में, मीन वूल फाइबर्स में पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया हुआ है, लुक ऑफ कॉटन फाइबर इज, मीन कपास के रेशे देखने में होते हैं। कपास के रेशे जो होते हैं वो काफ़ी खुरदरे, सख्त और फुज्जीदार होते हैं, मीन रफ, हार्ड और फ्लफी होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर कहा है विच टाइप ऑफ सिल्क इज प्रोड्यूस इन बिहार एंड बंगाल। बिहार और बंगाल में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। तो बिहार और बंगाल में टसर सिल्क मीन तसर रेशम का उत्पादन होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर कहा है द फर्स्ट डिस्कवरी अबाउट द रेयन वाज डन इन मीन रेयन के विषय में सर्वप्रथम खोज की गई थी। तो रेयन के विषय में सबसे पहले खोज की गई थी 1964 में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है लाइट कलर क्लॉथ्स शुड बी वॉर्न इन मीन हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं गर्मियों में मीन समर में पहने जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है विच पार्ट ऑफ कॉटन इज यूज एज एनिमल फूड मीन कपास का कौन सा भाग जानवरों के खाने में प्रयोग किया जाता है। तो बीज की खली जो होती है मीन सीड कैक जो होता है उसका उपयोग एनिमल फूड के तौर पे मीन जानवरों के खाने के रूप में किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर कहा है कोमठा एंड हिगम घाट किसमें है मीन आर द वेराइटीज ऑफ मीन जो कोमठा है और हिमम घाट वो किस चीज़ की किस्में है मीन कौन से फाइबर की किस्में यहाँ पर पूछा गया है। तो ये होती है कपास की मीन कॉटन की ये किस्में होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर पूछा गया है विच सॉइल इज सुटेबल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन मीन कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है ब्लैक सॉइल। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर कहा है टैगलॉग वूल इज फ्रॉम मीन टैगलॉग ऊन है ये किस प्रकार की ऊन है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये एक निम्न वर्ग का ऊन है मीन लोवेस्ट क्लास का ये ऊन होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर पूछा गया है विच फाइबर इज नॉन एज स्पेशल हेयर फाइबर कौन सा विशिष्ट हेयर फाइबर के नाम से जाना जाता है मीन किस को आप विशिष्ट हेयर फाइबर भी कह सकते हैं। तो ये कहा जाता है ऊन को मीन डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर कहा है विच फाइबर इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल फाइबर कौन सा रेशा विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है मीन कौन से रेशे को विश्वव्यापी रेशा कहते हैं। तो कपास को कहा जाता है मीन कॉटन को यूनिवर्सल फाइबर कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर पूछा गया है लाइनेन फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीन लिनन का रेशा जो है वो प्राप्त किया जाता है। लिनन का रेशा प्राप्त किया जाता है फ्लेक्स के पौधे से मीन प्लांट ऑफ फ्लेक्स से लिनन फाइबर्स को ऑब्टेन किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है विच फाइबर इज नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क कौन से रेशे को कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। तो कृत्रिम रेशे के नाम से जाना जाता है रेयन को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। रेयन एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड फाइबर मीन परिवर्तित रेशे का उदाहरण है। परिवर्तित रेशा इनमें से कौन सा है। तो परिवर्तित रेशा होता है यहाँ पर मर्सिराइज्ड कॉटन मीन मर्सिराइज्ड कॉटन को एक मॉडिफाइड फाइबर कहा जा सकता है मीन परिवर्तित रेशा कहा जा सकता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर कहा है केमिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स आर यूज फॉर, मीन रासायनिक और यांत्रिकी विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। तो ये प्रयोग की जाती है कृत्रिम रेशों के लिए, मीन आर्टिफिशियल फाइबर के लिए प्रयोग की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर कहा है विच फाइबर इज नॉन फ्लेमेबल, मीन कौन सा तंतु जो है अज्वलनशील है, मीन कौन सा तंतु जलता नहीं है। तो एस्बेस्टस जो होता है ये तंतु अज्वलनशील होता है, मीन जलता नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है गोल्ड एंड सिल्वर इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ, मीन सोना और चांदी वर्गीकरण है, मीन सोना और चांदी किस प्रकार के फाइबर होते हैं। तो ये होते हैं प्राकृतिक रेशे, मीन नेचुरल फाइबर का ये एग्जाम्पल्स हैं गोल्ड एंड सिल्वर। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है यहाँ पर कॉट्स वुल इज ए टाइप ऑफ, मीन कॉट्स वुल एक प्रकार का रेशा है, मीन ये किस प्रकार का रेशा है ये पूछा गया है। तो ये एक मिश्रित रेशा है जिसमें कॉटन और वुल मिला हुआ होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर पूछा गया प्रोटीन मेड फाइबर इज, मीन प्रोटीन से बना कौन सा रेशा होता है। तो प्रोटीन से बना रेशा होता है ऊन, मीन वूल को प्रोटीन से बना रेशा माना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आता है। 26 में पूछा गया द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर अमंग ऑल द नेचुरल फाइबर इज, मीन सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशों में सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन सा माना जाता है। तो सबसे अधिक मजबूत रेशा माना जाता है रेशम का रेशा, मीन सिल्क फाइबर को सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है नेचुरल फाइबर में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है स्टेबल फाइबर आर मेजर्ड इन, मीन नन्हे रेशे मापे जाते हैं, मीन जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनको किस चीज़ में मापा जाता है। तो उनको मापते हैं आप इंचेस में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28 में कहा है क्वीन ऑल फैब्रिक्स इज कॉल्ड, मीन वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है। तो वस्त्रों की रानी कहा जाता है रेशम को, मीन सिल्क को क्वीन ऑफ ऑल फैब्रिक्स कह सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है मल्टी फिलामेंट यार्न इज ए टाइप ऑफ, मीन बहुरेशीय धागे एक प्रकार के होते हैं, मीन बहुरेशीय धागे जो है वो कौन से प्रकार के होते हैं ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये नायलॉन धागे के बहुरेशीय धागे हो सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है मीनिंग ऑफ स्ट्रेच यार्न इज, मीन स्ट्रेच धागे का अर्थ है, मीन स्ट्रेच धागा किस प्रकार का होता है। तो स्ट्रेच धागा होता है घुंघराला, मीन कोइल्ड जो होगा उसको आप स्ट्रेच यार्न कह सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पर पूछा गया विच रॉ मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग पॉलिएस्टर फैब्रिक्स, मीन पॉलिएस्टर रेशा बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री प्रयोग की जाती है। मीन पॉलिएस्टर फाइबर अगर बनाना हो तो इसके लिए कौन सी कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाएगा। तो उसको बनाने के लिए पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं। तो 32 में यहाँ पर कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल फाइबर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रेशा नहीं है। तो रासायनिक रेशा जो नहीं है वो है रेयॉन। ए ऑप्शन यहाँ पर
करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। रेयॉन एक रासायनिक रेशा नहीं है, यह एक नेचुरल फाइबर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ फाइबर इज एक्रिलिक, मीन एक्रिलिक किस प्रकार का रेशा है। तो एक्रिलिक जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक फाइबर होता है, मीन ताप सुनम्य रेशा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया है। 34 में कहा है स्पन यार्न एंड स्ट्रेच यार्न इज रिलेटेड टू, मीन स्पन धागा और स्ट्रेच धागा संबंधित होता है। तो ये संबंधित होता है नायलॉन से। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। तो 35 में पूछा गया है लॉन्ग फाइबर इज कॉल्ड, मीन लंबे रेशे को क्या कहा जाता है। तो लंबे रेशे को कहा जाता है फिलामेंट, मीन डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पर कहा है द फर्स्ट थ्रेड यार्न मैन्युफैक्चरिंग मशीन वाज, मीन धागे के निर्माण का सबसे पहला यंत्र कौन सा था। तो धागे के निर्माण का सबसे पहला यंत्र था तकली, मीन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो 37 में यहाँ पर पूछा गया है द लास्ट प्रोसेस ऑफ यार्न कंस्ट्रक्शन इज, धागे के निर्माण की अंतिम प्रक्रिया होती है, मीन धागे का जब निर्माण किया जाता है तो कौन सी लास्ट स्टेप होती है। तो वो होती है कताई, मीन स्पाइनिंग को लास्ट स्टेप माना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ यार्न कंस्ट्रक्शन, मीन निम्नलिखित में से कौन सा धागा निर्माण की अवस्था नहीं है। तो धागा निर्माण की अवस्था नहीं है बुनाई, मीन वीविंग धागा निर्माण की अवस्था नहीं होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में पूछा गया द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ मैकेनिकल स्पाइनिंग इज, यांत्रिक कताई की सबसे पुरानी विधि है। तो यांत्रिक कताई की सबसे पुरानी विधि कहलाती है रिंग कताई, मीन रिंग स्पाइनिंग को सबसे ओल्ड मेथड माना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पर कहा है तकली एंड स्पाइनिंग व्हील इज द मेथड ऑफ स्पाइनिंग, मीन तकली और चरखा कताई की विधियां हैं। तो ये परंपरागत विधियां हैं, ट्रेडिशनल मेथड है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ देखते हैं। 41 में यहाँ पर पूछा गया है विच वन इज फ्लेक्सिबल यार्न, कौन सा धागा लचकदार होता है। तो लचकदार धागा में आता है स्ट्रेक्स धागा, मीन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ देखते हैं। तो 42 में यहाँ पर पूछा गया है हाउ मच फैब्रिक इज नीडेड फॉर द गारमेंट दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन विच इज ऑफ द फॉलोइंग, मीन एक परिधान में कितना कपड़ा लगेगा यह निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। तो ये वस्त्र के रंग पर निर्भर नहीं करता है। किसी परिधान में किसी सूट को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा तो वो उसके कलर पर निर्भर नहीं करता। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो 43 में पूछा गया है व्हेन सीविंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय एन इंग्लिश मैन, मीन सिलाई मशीन के आविष्कार एक अंग्रेज के द्वारा कब किया गया था। मीन जो सिलाई मशीन है उसका आविष्कार कब किया गया था। तो यह आविष्कार हुआ था 1790 में, मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पर कहा है विच इज नॉट ड्राफ्टिंग टूल, इनमें से कौन सा ड्राफ्टिंग टूल नहीं है। तो ड्राफ्टिंग टूल बॉबिन को कहा जाता है, ये एक
ड्राफ्टिंग टूल नहीं होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। 45 में यहाँ पर कहा है प्रेशर फुट बार एंड निडल बार इज ए पार्ट ऑफ। मीन प्रेशर फुट बार और निडल बार किसके पार्ट होते हैं? तो ये पार्ट होते हैं सिलाई मशीन के, मीन सीविंग मशीन के ये पार्ट होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ पहुंचते हैं। 46 में यहाँ पर पूछा है क्वीन ऑफ निटेड फैब्रिक्स इज कॉल्ड। मीन बुने वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है? तो बुने वस्त्रों की रानी कहा जाता है मेलेनीज को। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसे बुने वस्त्रों की रानी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 में यहाँ पर कहा गया है विच पेपर इज मोस्टली यूज फॉर मेकिंग पेपर पैटर्न। मीन पेपर पैटर्न बनाने के लिए कौन सा पेपर अधिकतर प्रयोग किया जाता है? तो पेपर पैटर्न बनाने के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाता है ब्राउन पेपर। मीन ब्राउन पेपर का यूज पेपर पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 के लिए देखते हैं। 48 में कहा है एसेंशियल फॉर ड्राफ्टिंग इज। मीन ड्राफ्टिंग के लिए आवश्यक होता है। तो ड्राफ्टिंग के लिए ट्रायंगल की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 में कहा है व्हाट इज प्लेकलेट। मीन प्लेकलेट क्या होता है? प्लेकलेट किसे कहा जाता है? तो प्लेकलेट कहा जाता है परिधान के खुली बटन वाली पट्टी को। मीन ओपन बटन स्ट्रिप इन द गारमेंट्स, उसको ही आप प्लेकलेट कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है 50 में यहाँ पर कहा है मेजरिंग टेप, स्केल, ट्राइंगल, पेन, पेंसिल, नोटबुक आर द इक्विपमेंट ऑफ। मीन मापक फीता, स्केल, ट्राइंगल, पेन, पेंसिल और नोटबुक उपकरण होते हैं। तो ये माप के उपकरण होते हैं। मीन मेजरमेंट के उपकरण होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में यहाँ पर कहा गया है द इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द होम एंड ए हाउस इज। मीन गृह और मकान में महत्वपूर्ण अंतर होता है। तो गृह और मकान में भावनात्मक अंतर होता है। मीन इमोशनल का अंतर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में कहा है होम मैनेजमेंट इज ए। मीन गृह प्रबंधन है। गृह प्रबंधन किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। मीन मेंटल प्रोसेस होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 आता है। तो 53 में यहाँ पर कहा है लास्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज। मीन व्यवस्थापन प्रक्रिया का सबसे अंतिम चरण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मूल्यांकन को। मीन मूल्यांकन जो होता है वही मैनेजमेंट का सबसे लास्ट स्टेप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा है ए कंपोनेंट ऑफ द रियल इनकम इज। मीन वास्तविक आय का अंग है। कौन सा इनमें से वास्तविक आय का अंग है? तो वह वस्तुएं और सेवाएं मीन गुड्स एंड सर्विसेज को रियल इनकम का कंपोनेंट माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में पहुंचते हैं। 55 में यहाँ पर पूछा गया फिक्स एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज। मीन एक परिवार का एक निश्चित व्यय होता है। परिवार के निश्चित व्यय को क्या कहा जाता है? बिजली का बिल। ये एक फिक्स एक्सपेंडिचर होता है परिवार का, जो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन 56 की ओर। तो 56 में यहाँ पर पूछा गया है ए हाउस इज बिल्ड बाय हैंड बट ए होम इज बिल्ड बाय। मीन मकान हाथों द्वारा बनाया जाता है जबकि गृह बनाया जाता है। मीन गृह किसके द्वारा बनाया जाता है? तो गृह बनता है हृदय से। हृदय में भावनाएं होती है और जहाँ पर भावनाएं होंगी वहाँ पर ही
होम होता है, मीन घर होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में यहाँ पर पूछा गया है, होम मैनेजमेंट इज लाइक ए डैम बाय विच रिजर्व ऑल आर रेगुलेटेड, हु डिफाइंड इट। मीन गृह प्रबंध एक बांध के समान है जिसमें साधनों को सीमित किया जाता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, मीन ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी राजमल पी देवदास ने। मीन डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में पूछा गया, स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल इज, मीन पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवस्थाएं होती है वो 3 होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। तो 59 में पूछा गया है, लिमिटेड रिसोर्सेज आर, मीन सीमित साधन होते हैं। सीमित साधन कहा जाता है शक्ति और समय दोनों को। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टाइम और एनर्जी दोनों ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 में यहाँ पर पूछा गया है, ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू, मीन मानव संसाधन संबंधित होता है। तो मानव संसाधन संबंधित होता है व्यक्तिगत से, इंडिविजुअल से। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 आता है। 61 में पूछा गया है, हु हैज क्लासिफाइड द रिसोर्सेज इन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, मीन किसने साधनों को मानवीय और अमानवीय में वर्गीकृत किया था? तो ये कहता है ग्रॉस एंड क्रेडल ने वर्गीकरण किया था। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। 62 में यहाँ पर कहा है, टाइप ऑफ इवोल्यूशन, मीन मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? तो इवैल्यूएशन के जो प्रकार है वो कितने होते हैं ये पूछा गया है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 में यहाँ पर पूछा गया है, वैल्यू गोल एंड स्टैंडर्ड इज ए, मीन मूल्य लक्ष्य तत्व एवं स्तर होते हैं। तो ये होते हैं गृह व्यवस्था की प्रक्रिया और गृह व्यवस्था का एक प्रयोग, दोनों ही होते हैं। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 में पूछा गया है, वैल्यू गोल एंड स्टैंडर्ड इज ए, मीन मूल्य लक्ष्य स्तर होते हैं। तो ये होते हैं गृह व्यवस्था के प्रेरक तत्व, मीन मोटिवेटिंग फैक्टर ऑफ ह्यूमन होम मैनेजमेंट। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। 64 में यहाँ पर कहा गया है, फ्रेंडशिप एंड लव आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, मीन मित्रता और प्रेम उदाहरण होते हैं। तो ये उदाहरण होते हैं आंशिक साध्य मूल्य के, मीन पार्टली इंट्रिंसिक वैल्यू के। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 आता है। 65 में कहा है, मनी इज ए रिसोर्स, मीन मनी धन जो है वो किस प्रकार का साधन है? तो धन जो होता है वो एक भौतिक साधन है। मीन नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 में यहाँ पर पूछा गया, एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आर, मीन मानवीय साधन के उदाहरण कौन से हैं? तो मानवीय साधन के उदाहरण हैं कौशल, ज्ञान एवं योग्यता, स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी। इसको ही ह्यूमन रिसोर्स के एग्जाम्पल्स माना जा सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में कहा है, फेज ऑफ कंट्रोलिंग आर, मीन नियंत्रण की अवस्थाएं होती हैं। तो नियंत्रण की अवस्थाएं होती है बल देना, निरीक्षण और समायोजन। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। मीन एनर्जाइजिंग, चेकिंग एंड एडजस्टिंग। इसको ही आप फेजेस ऑफ कंट्रोलिंग कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में पूछा गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज द स्टेप ऑफ,
मीन समस्या की पहचान करना चरण है। समस्या की पहचान करना किस प्रकार का चरण होता है? तो ये होता है निर्णय प्रक्रिया का, मीन डिसीजन मेकिंग का। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। तो 69 में पूछा गया पेन एंड पेंसिल टेक्निक इज ए, मीन पेन और पेंसिल तकनीक है। पेन और पेंसिल किस प्रकार की तकनीक है? तो ये है कार्य सरलीकरण की तकनीक, मीन टेक्निक ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में यहाँ पर कहा है फॉर्मल टेक्निक ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन इज, मीन कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक कौन सी होती है? मीन कार्य को सरल करने की जो औपचारिक तकनीक है वो कौन सी होती है? तो होती है स्टॉप वॉच टेक्निक, मीन स्टॉप वॉच टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। 71 में यहाँ पर पूछा गया है टाइम एंड लेबर सेविंग डिवाइसेस आर यूज फॉर, मीन समय और श्रम बचत साधनों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है कार्य सरलीकरण के लिए, मीन वर्क सिंप्लीफिकेशन के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। तो 72 में यहाँ पर पूछा गया है मीन्स ऑफ सेविंग इज, मीन बचत का साधन कौन सा है? तो बचत का साधन होता है लाइफ इंश्योरेंस एंड बैंक, मीन जीवन बीमा और बैंक जो है वो ही एक बचत का साधन है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। तो 73 में कहा है प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस इज फ्री फ्रॉम, मीन बीमा की प्रीमियम पर छूट मिलती है। मीन बीमा की प्रीमियम पर किस में छूट मिलती है? तो ये छूट मिलती है आयकर में, इनकम टैक्स में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। तो 74 में पूछा गया है द मेन एक्सपेंडिचर आइटम ऑफ फैमिली बजट इज, मीन पारिवारिक बजट में व्यय की मुख्य मदें कौन सी हैं? तो भोजन, वस्त्र, आवास ये सभी जो होती है मुख्य दरों में ही आती, मीन मेन एक्सपेंडिचर होते हैं। मीन डी ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। तो 75 में पूछा गया है डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ सेविंग आर, मीन बचत के निर्धारक तत्व कौन से होते हैं? तो बचत के निर्धारक तत्व कहा जाता है बचत की इच्छा को, बचत की योग्यता को, बचत की सुविधा को, मीन उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। 76 में कहा है मुंडेल क्लास ऑफ चेंज डील विद, मीन मुंडेल के परिवर्तन वर्ग निम्न से संबंधित हैं। जो मुंडेल का परिवर्तन वर्ग है वो है कार्य के सरलीकरण से, मीन वर्क सिंप्लीफिकेशन से। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 में यहाँ पर कहा है मेजर पार्ट ऑफ फ्रिज आर, मीन फ्रिज के मुख्य अंग कौन से होते हैं? तो फ्रिज के मुख्य अंग कहलाते हैं मोटर, कंप्रेसर एंड कंडेंसर। मोटर, कंप्रेसर और कंडेंसर को फ्रिज के मुख्य अंग माना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। 78 में कहा है हॉकिंस एंड प्रेस्टाइज आर ब्रांड नेम्स ऑफ, मीन हॉकिंस और प्रेस्टाइज ब्रांड नेम हैं। तो हॉकिंस और प्रेस्टाइज जो होते हैं वो प्रेशर कुकर के ब्रांड होते हैं। मीन ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 में पूछा गया है फ्रिज इज एन इक्विपमेंट दैट आर यूज फॉर, मीन फ्रिज एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है भोज्य पदार्थों के संरक्षण में, मीन स्टोरेज ऑफ फूड आइटम, फूड को बचाकर रखने के लिए फ्रिज का उपयोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा है टू कंट्रोल द वेपर प्रेशर इन ए प्रेशर कुकर इज यूज्ड, मीन वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग होता है। मीन प्रेशर कुकर में किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो वो भार, मीन वेट का उपयोग किया जाता है।
ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। 81 में कहा है इज यूज फॉर ग्राइंडिंग द ड्राई स्पाइसेस, मीन सूखे मसाले पीसने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो सूखे मसाले पीसने के लिए ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 में कहा है कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द फ्रिज, मीन फ्रिज के तापमान को कौन नियंत्रित करता है। तो फ्रिज के तापमान को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है, मीन नियामक का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। तो 83 में पूछा गया है यहाँ पर विच मॉडर्न इक्विपमेंट इज यूज फॉर द क्लीनलीनेस, मीन स्वच्छता के लिए किस आधुनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। स्वच्छता के लिए वैक्यूम क्लीनर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। तो 84 में कहा है द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज, मीन रेफ्रिजरेटर का सर्वाधिक ठंडा भाग कौन सा होता है। तो रेफ्रिजरेटर का सबसे ठंडा भाग कहलाता है फ्रीजर को, मीन फ्रीजर जो होता है वो उसका सबसे ठंडा भाग होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 में कहा है बाय विच इक्विपमेंट ऑल द टाइप ऑफ क्लॉथ कैन इजीली बी वॉश एंड स्क्वीज्ड, किस उपकरण के द्वारा सभी प्रकार के वस्त्र आसानी से धोए और निचोड़े जा सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन के द्वारा यह कार्य किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। 86 में पूछा गया है विच वन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू, मीन इनमें से कौन सा एक मूल्य की विशेषता नहीं है। तो मूल्य की विशेषता नहीं होती है मापन त्रुटि संभव, मीन मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, ये एक वैल्यू का कैरेक्टर नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 पर पहुंचते हैं। 87 में कहा है विच इज नॉट ए टाइप ऑफ गोल, मीन लक्ष्य का कौन सा उदाहरण इसमें नहीं है। तो लक्ष्य का जो उदाहरण नहीं है वो है सार्वभौमिक लक्ष्य, मीन यूनिवर्सल गोल। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में कहा है विच इज द प्राइम वैल्यू ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू पार्कर, मीन पार्कर के अनुसार प्रमुख जीवन मूल्य कौन से होते हैं। तो प्रमुख जीवन मूल्य जो होता है वो प्रेम और सुख को कहा जाता है, मीन ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 आता है। तो 89 में यहाँ पर कहा है अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ स्टैंडर्ड आर, मीन स्तर को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। तो स्तर को प्रभावित करने वाले घटक है स्तर का जन्म स्रोत, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, मूल्यों से प्रभावित, मीन सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। 90 में कहा है डिसीजन वंस टेकन इज एप्लीकेबल इन ऑन सर्कमस्टेंस, एक बार लिया गया निर्णय हर परिस्थितियों में लागू होता है। तो एक बार लिया गया निर्णय जो होता है वो हमेशा लागू नहीं होता, मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। 91 में पूछा गया है विच इज लॉन्ग टर्म गोल, मीन दीर्घकालीन लक्ष्य कौन सा माना जाता है। तो दीर्घकालीन लक्ष्य होता है परिवार के प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य हो, ये एक लॉन्ग टर्म गोल कहा जा सकता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 आता है। तो 92 में कहा है मोस्ट सिक्योर चेक इज, मीन सर्वाधिक सुरक्षित चेक कौन सा होता है। सबसे अधिक सुरक्षित चेक जो होता है वो अकाउंट पेई चेक होता है, मीन खाता देय चेक को सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 आता है। तो 93 में यहाँ पर कहा है विच वन इज कन्वीनियंट मेथड फॉर सेविंग इन बैंक, मीन बैंक में कौन सा बचत की सुविधाजनक पद्धति है। मीन्स बैंक में कौन सी प्रणाली का, कौन सी प्रक्रिया का, कौन से बचत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो अधिक सुविधाजनक मानी जाती है। तो बचत खाते को
सबसे अधिक मीन सेविंग अकाउंट को सबसे अधिक सुविधाजनक माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग, मीन निम्नलिखित में से कौन सा बचत का उद्देश्य नहीं होता। तो बचत का उद्देश्य नहीं होता है धन पर ब्याज का लाभ कमाना, ये एक बचत का उद्देश्य नहीं होता। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। तो 95 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ होम मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से किसे गृह व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। तो ये कहा जाता है निर्णय प्रक्रिया को, मीन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को होम मैनेजमेंट का हार्ट कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। 96 में यहाँ पर कहा है विच वन इज नॉट ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा एक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं होता है। मीन कौन सा निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, वो है आयोजन। मीन प्लानिंग जो है वो रिजल्ट को मीन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। तो 97 में कहा गया है विच इज करेक्ट मैच, कौन सा सही जोड़ा इनमें से है। तो सही जोड़ा है प्रत्यक्ष आय और वास्तविक आय, मीन रियल इनकम डायरेक्ट इनकम। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 आता है। तो 98 में पूछा गया है ट्राइंग ऑफ रिमूव फैटिग इज कॉल्ड, मीन थकान दूर करने का प्रयास कहलाती है। मीन थकान को दूर करने के प्रयास को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है विश्राम काल, मीन रेस्ट पीरियड कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 आता है। तो 99 में पूछा गया है विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ फैटिग, मीन कौन सा एक थकान का प्रकार नहीं होता है। तो थकान का प्रकार सामाजिक थकान को नहीं माना जाता। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, ये लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर एक्सेसिव साइकोलॉजिकल फैटिग, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अत्यधिक शारीरिक थकान उत्पन्न करने वाला नहीं है। मीन कौन सा कार्य सबसे अधिक थकान उत्पन्न नहीं करता। तो पत्रिका पढ़ना जो होता है, रीडिंग पढ़ते हैं तो उससे थकान नहीं होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 100 क्वेश्चन में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। इम्पोर्टेंट वीडियोस और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल माई नॉलेज पार्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं।